नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। चंपा नदी का नाम आपने भी सुना होगा। यह नदी अंग प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और ऐतिहासिक विरासत रही है। इसके बिना भागलपुर शहर की कल्पना नहीं की जा सकती। यह नदी कभी भागलपुर की जीवन रेखा हुआ करती थी। दुख इस बात का है कि अब चंपा नदी को नाला से संबोधित किया जा रहा है। कभी चंपा नदी में पश्चिम और दक्षिण से गंगा, चानन और बड़ुआ नदियों के पानी का समावेश होता था। इस नदी में पहले जहाज चला करते थे। कोलकाता जाने का जलमार्ग चंपा से होकर ही गुजरता था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनचांग भारत आए थे। वे चंपा नदी के आसपास की समृद्धि से खासा प्रभावित हुए थे। ईंट से निर्मित 24 फीट ऊंची चंपा की दीवार और 4 सुरक्षा मीनारों का उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। नदी के किनारे सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद और चर्च आज भी अवस्थित हैं। चंपा की धारा से होकर ही सती बिहुला अपने मृत पति बाला के जीवन को वापस लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंची थी। दानवीर कर्ण चंपा नदी में प्रत्येक दिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देते थे। चानन में बालू उत्खनन के कारण नदी की धार मृत प्राय हो रही है, जबकि चानन धारा अभी भी जीवित है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व जब चंपा नदी कलकल करके बहती थी, तो इसके पोषक क्षेत्र के लोग खुशहाल थे। 1970 के दौर तक चंपा नदी अपने मूल रूप में दिखती रही है। उस समय इस नदी का समुद्र तल से 40 मीटर ऊंचाई पर भागलपुर में बहती थी। उस समय यह नदी समुद्र तल से 40 मीटर ऊंचाई पर भागलपुर में बहती थी। 1980 से 95 के बीच नदी की धारा कमजोर पड़ती चली गई। मुख्य स्रोत चानन से इसका संपर्क भंग होने लगा। शहर भर का कचरा इस नदी में गिराया जाने लगा। अब तो शहर भर के कचरे से नदी को पाट दिया गया है। नाथनगर इलाके में हानिकारक रसायन वाला पानी नदी में गिराया जाने लगा। नतीजा हुआ कि यह नदी पूरी तरह दूषित हो गई। इसके आसपास और दोनों छोर पर बढ़ता अतिक्रमण इसके सूखने का मुख्य कारण है। चंपा नदी पर शोध कर रही प्रोफेसर रुचि श्री से प्रिय प्रभात ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप चंपा नदी पर शोध कर रही हैं। आपने अब तक शोध में क्या पाया है? चंपा नदी पर मेरे शोध की शुरुआत, जैसे मुझे यहाँ भागलपुर आए 3 साल के करीब हो गया है, तो मेरे आने के तुरंत बाद दैनिक जागरण नामक जो अखबार है, वो कहाँ गुम हो गई चंपा, इस नाम से एक अभियान चल रहा था। और उसी सिलसिले में चूंकि मैं पानी की राजनीति पर बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, तो दिल्ली की एक संस्था ने मुझे अंग्रेजी में कुछ लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया कि चंपा यहाँ की एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मानी जाती है। और मैं भी उस न्यूज़ को चूँकि फॉलो कर रही थी, और उसमें वो लोग लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, विद्यालयों में जागरूकता फैला रहे थे, तो मुझे भी ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लगा। और इसी तरह मैंने उस पर एक तरह से, और चूँकि तब कोरोना का दौर शुरू हो गया तुरंत, तो मैंने ज़्यादा जो मेरा शोध उस समय, मैंने 3 ब्लॉग्स लिखे, जिसमें कि पहला इस बारे में कि एक नदी और शहर के बीच संबंध क्या है, मैं इसको समझना चाह रही थी। और ख़ास करके जो छोटी नदियों की समस्या है आज के दौर में, और वो भारत भर की जो नदियां हैं, तो छोटी नदियों के साथ समस्या को समझना मेरा एक बड़ा उद्देश्य था। तो चंपा को मैंने एक सूक्ष्म बिंदु के तौर पर चुना कि चंपा के बहाने मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि छोटी नदियों की क्या समस्या है। तो इस तरह से मेरे इस शोध की शुरुआत हुई। और अगर बात है कि अब तक मैंने क्या पाया, तो मैं कहूँगी कि अभी बस शुरुआत है। और संयोगवश चूँकि मुझे लंदन यूनिवर्सिटी से एक फेलोशिप मिल गई, और जो कि 2 साल लंबे शोध का मुझे काम करना है, अभी मैं उस शोध में आधे में हूँ, 1 साल उसका पूरा हो गया है, जिस दौरान मैंने मछुआरों से बात करने की कोशिश की है 4 अलग अलग जगहों पर। और मेरा जो शोध है वो चंपा के बहाने मैं गंगा तक पहुँची।
तो चंपा से शुरुआत हुई और उससे मैं गंगा की समस्या को समझ रही हूँ। तो मुझे गंगा मुक्ति आंदोलन के बारे में पता चला कि यहाँ 1982 ईस्वी में वो शुरू हुआ और संयोगवश उसके 40 साल इस साल पूरे हुए। तो मैंने हाल में एक लंबा शोध पत्र लिखा इस बारे में कि गंगा मुक्ति आंदोलन 40 वर्ष में कहाँ पहुंचा। तो अब मेरा जो शोध है वो चंपा गंगा मैक्रो माइक्रो वृहत और सूक्ष्म के आधार पर मैं नदियों पर शोध करती हूँ। तो चंपा उसमें से एक कड़ी। आप चंपा नदी को कितना समझ पाई हैं? चंपा नदी को समझने का जो मेरा क्रम है उसका एक इतिहास है कि मैंने नदियों पर शोध काफ़ी लंबे समय से किया। सबसे पहले एक शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में, जिसका एक 22 किलोमीटर हिस्सा जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया था और वो मैंने अपने एमफिल के दौरान उस पर शोध किया कि नदियाँ भी मतलब उसका भी निजीकरण हो सकता है। तो वो बात कहीं ना कहीं मन में थी। तो जब चंपा पर शोध शुरू किया तो मैंने 2 गाँवों का अध्ययन किया है, दिलदारपुर और बिहारीपुर। इन 2 गाँव के अध्ययन के माध्यम से मैं देख रही हूँ कि हर दिन का जीवन लोगों का किस तरह से नदी पर आश्रित है। और उस शोध का दूसरा पहलू है कि नदियों के बारे में सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उसमें समुदाय की भूमिका को किस तरह से रखा जाता है। और मेरे जो शोध का भी परिणाम है इन दोनों जगहों पर मैं देख रही हूँ कि चूंकि ये दोनों ही गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो नदी पर शोध के क्रम में मुझे कई चीज, जैसे नदी के सूखने से क्या समस्या है, जैसे चंपा का जो सोर्स है बांका की चानन नदी, तो आज के समय में लग रहा है कि वो अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो क्या चंपा में जो है हम गंगा का बैक वाटर देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चंपा का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो शुरू हो रही, इन सब कई बातों को जैसे शोध में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक स्तर पर मैं मानव अध्ययन की लोगों का जीवन कैसे प्रभावित है ये भी, दूसरे स्तर पर नदी का अपना नदी की शुरुआत कैसे हो रही है, नदी किन किन समस्याओं से जूझ रही है, ये सब 3-4 मेरे शोध के मुख्य बिंदु हैं जिसके माध्यम से मैं नदियों की समस्या, खासकर छोटी नदियों की क्या समस्या है, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमें नदियों को पुनर्जीवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो हमें पहला काम हमें करना चाहिए वो है कि हम उसको गंदा करना बंद कर दें। जैसे यहाँ मैं 2 बातों को मुख्य रूप से बताना चाहूँगी। एक कि हम नाली से पानी, पूरे शहर का गंदा पानी हम चंपा में ही गिराते हैं। भागलपुर के जगह जगह पे मैंने जहाँ भी अध्ययन किया, हथिया नाला और कई नालों के बारे में पता चला। कुछ हिस्सों में उसको जमनिया कहा जाता है क्योंकि जो डाई वाटर जो इस क्षेत्र में जो रंगाई का काम होता है उसका गंदा पानी चंपा में गिरता है, तो पानी का रंग जो बदल गया है उसके वजह से उसको वो जामुन के जैसा वो रंग हो गया है, तो जमनिया नाला इसलिए कहा जाता है। तो इस तरह से नदी को पहली चीज़ कि हम गंदा करना बंद करें और उसके किनारे जो हम लोग म्यूनसिपैलिटी खुद गंदगी को वहीं पर कचरा को वेस्ट कर, तो हम लोग को वो बंद करना पड़ेगा, कचरा फेंकना वहाँ पर, गंदा पानी गिराना बंद करें और नदी का जो क्षेत्र है उस पर गंदगी ना फेंके। दूसरी बात है प्रदूषण के अलावा कि अतिक्रमण को कम करना, क्योंकि हमने नदी के क्षेत्र में या तो उसको खेती करना वहाँ शुरू कर दिया है या फिर वहाँ हम मकान बनाते जा रहे हैं, तो उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हमें जन जागरूकता से लोगों को उसके साथ जोड़ना होगा, यानी राज्य के केवल प्रयास से काम नहीं चलेगा, हमें समाज को उससे जोड़ना पड़ेगा। और जब मैं समाज शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ तो बताऊं कि जैसे बिहारीपुर के बारे में मैंने बताया, वहाँ के लोग उसको छोटी गंगा कहते हैं, यानी उनके लिए वो हर दिन के जीवन में वो नदी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको वो गंगा का दर्जा देते हैं। इसी तरह स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे वो नदियों तक जाएं। हर स्कूल में उसका अपना एक प्रकृति से रिलेटेड, हम इन्वायरमेंटल साइंस क्लास में पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, पर उसका थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस पार्ट क्या होगा उसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकृति के करीब जाने का मौका हम बच्चों को दे रहे हैं या नहीं। क्या हमने नदियों को ऐसा छोड़ा है कि बच्चे जाके नदी के किनारे, आज के समय में हम लोग चंपा नाला या कहीं चले जाए, आप 10 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो हम लोग वापस नदियों को उसके पुराने रूप में वापस लाने के लिए जब गंदगी फैलाना बंद करेंगे और धीरे धीरे प्रकृति के करीब जाने का प्रयास करेंगे, तभी हम नदियों को पुनर्जीवित। इस शहर के लिए चंपा नदी क्यों आवश्यक है? सबसे पहली बात है कि चंपा जो नदी है, इस क्षेत्र को पहले हम अंग चंपा के नाम से जानते थे और अंग चंपा से होते हुए अब हम चंपा नाला कहने लगे। तो भागलपुर शहर जो एक आधुनिक शहर बना, उसने अपनी नदी को नाले में बदल दिया।
तो हम नदी को जब नाले में बदलते हैं तो उस क्रम में क्या होता है, हम अपने शहर का भी जो अस्तित्व है उसको भी खतरे में डालते हैं। तो एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर, जैसे मैं यहाँ के लोगों से जो इंटरैक्ट कर रही हूँ पिछले 2-3 सालों से, उसमें मैं 4-5 अलग तरह के समूहों से मिली। एक है पहला, जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से इस नदी को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें कि एक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट रहता है कि अरे कभी चंपा ये हुआ करती थी इतिहास में जाकर। और फिर हम बुद्धिज़्म में चले जाते हैं, जैनिज़्म में चले जाते हैं, जिसका ट्रेस कि हमें आज के समय में नहीं दिखता है, या हमें लगता है अरे हम तो चंपा नाला देखते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, पहले क्या था अब क्या है। दूसरा है नेचर कल्चर का कनेक्ट, कि प्रकृति और संस्कृति इसको जोड़ने की कड़ी है नदी। तो इसमें जैसे आप देखिए कि मंजूषा लोक संस्कृति जो है उसका एक रिवाइवल हुआ है, और वही मंजूषा लोक संस्कृति उसी नदी के किनारे पनपी। तो वो लोक संस्कृति का एक हिस्सा तो मंजूषा एज एक व्यवसाय के तौर पर वो फ्लरिश कर गया, और नदी के बारे में किसी को चिंता नहीं। नदी के बारे में क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि नदी के आधार पर कोई वोट नहीं है, और नदी के आधार पर हम कोई पैसा नहीं कमा पाते। तीसरा जो समूह है, मैं मछुआरों से मिली, जिनमें कि अधिकांश मछुआरों का कहना है कि अब उनके लिए इन नदियों में चूंकि ये पानी गंदा हो गया है तो मछलियों की संख्या भी बहुत कम है, और मछलियां भी जो है वो बहुत दूषित पानी का मछली कोई नहीं खाना चाहता। तो मछुआरे आज के समय में बड़ी संख्या में मछुआरे जो हैं वो अन्य क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, या तो वो दूसरे शहरों में सूरत, बम्बई, इन जगहों पर जा रहे हैं कमाने, या भागलपुर में भी हैं तो उनको मजदूरी का काम करना पड़ रहा है, वो अलग अलग क्षेत्र। तो मछुआरे का जो एक जो पुरानी एक उनका जो पशुपाल मछुआरे का जो वो था व्यवसाय का, उसमें अब कमी आई है। तो हमें इसको भी समझना। फिर एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आप जान रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी के तौर पर अभी भागलपुर का जो चल रहा है उसका एक प्रारूप, ये भी बात हो रही है कि यहाँ चंपा नदी के किनारे तक उसका एक जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसा। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को जब हम लोग प्रमोट करते हैं या उसको हम सौंदर्यीकरण या रिवर ब्यूटिफिकेशन का नाम देते हैं, तो शुरू में तो वो हमें बहुत अच्छा प्रतीत होता है कि अरे यहाँ पर ये हो जाएगा वो। लेकिन जब उसके लॉन्ग रन हम इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर हम केवल उसके तटों को कॉन्क्रिटाइज कर देंगे तो वो नदी के अपने स्वास्थ्य के लिए लंबे उसमें वो अच्छा नहीं है। तो हमें इन दोनों के फर्क को समझना पड़ेगा कि नदी को पुनर्जीवित करना एक बात है और नदी के तट का सौंदर्यीकरण करना अलग बात है। तो एक शहर सुंदर तभी हो सकता है जब उसकी नदी सुंदर होगी। तो अगर भागलपुर का एक जो नाम पहले कभी अंग चंपा हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं चंपा नाला को हमें फिर से नदी का अस्तित्व लाने की कोशिश करनी हो।